हेलो। गुड इवनिंग सर, संजीव बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर एट के। जी गुड इवनिंग संजीव जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर बच्चे गेट वर्क कर रहे हैं। नहीं, मैंने कर लिया ज्वाइन, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अभी मैं अच्छा ज्वाइन जी, कर। हाँ जी। इवनिंग सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? सर अच्छे हैं सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने टेस्ट दिया था, वो कंप्लीट कर लिया जो मैंने होम टेस्ट दिया था आपको, रिसोर्सेज चैप्टर का? आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यस सर। आप तीनों ने टेस्ट कर लिया था? यस सर, कर लिया था। अच्छा ठीक है। तो सर वो जो 100 मार्क्स वाला था ना सर, उसके मार्क्स नहीं शो हो रहे थे। हाँ, उसके मार्क्स मैंने नहीं शो किए थे, मैं आज डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ओके बेटा। सर। सर नंबर कब बताओगे सबके? नंबर अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपके मार्क्स ना उसमें कम आए हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या है। सर पहले आप मार्क्स दिखा दो, फिर डिस्कस कर लेना। हाँ ठीक है, मार्क्स दिखा देता हूँ आप सभी को। दिखाना। जो टॉपर होगा ना इसमें, उससे हम बाकी क्वेश्चंस का ना आंसर करवाएंगे। चलो अब देखते हैं टॉपर कौन है इसमें आपके। 11 बच्चों ने दिया था, लेकिन लास्ट टाइम क्लास में तो 14 थे। कौन ऐसा था जिससे नहीं हुआ था टेस्ट? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिससे टेस्ट नहीं हुआ था, कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ था? सर हमने तो नो कर सर, दिया था सबमिट। हमने सबमिट कर दिया था। आप सभी सर का हमने सबमिट हो? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ किस किस का हुआ है। ये बताओ कि ये जो एवरेज, मीडियन और रेंज, इन तीनों के बारे में आपको पता है? नो सर। एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होता है? नहीं पता? तो मुझे पता है। नो। किसको पता है? आप में से किस बच्चे को पता है एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? मैथमेटिक्स में आपको शशिकांत शशिकांत सर और मलिक सर ने नहीं? वो होता है भी इस बच्चे के इतने नंबर हाँ हाँ बताओ। जा सकते हैं। अच्छा, और मीडियन क्या होता है? सर मत मीडियन क्या होता है? भी इस बच्चे के 60 से लेकर मतलब कितने का नंबर आएंगे, कितने नंबर आए? क्या मीडियन का क्या बताया आपने? आपका वॉइस थोड़ा सा कट कट के आ रहा है। सर मीडियन होते हैं मतलब जिसके मतलब 60 से लेके 100 तक नंबर है, वो मीडियन में आ जाएंगे स्टूडेंट। चलो ये तो आपने थोड़ा सही नहीं बताया। बाकी क्या कहते हैं, रेंज के बारे में पता है?
सर एज टोटल होता है कि दोनों में से सर, मतलब एवरेज और मीडियम का। चलो मैं बताता हूँ। जो एवरेज है, एवरेज निकाला जाता है। जैसे आप देख रहे हो ऊपर रिस्पॉन्स 11 बच्चों ने, ये स्क्रीन आपको दिख रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो जो एवरेज है ना, एवरेज होता है कि 11 बच्चों ने टेस्ट दिया और 11 बच्चों के मान लो किसी के 60 मार्क्स आए, किसी के 40 आए, किसी के 47, किसी के 80 ऐसे। तो उन सारे बच्चों के मार्क्स को टोटल कर देंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। और जो मीडियन होता है ना, मीडियन जैसे 60 है, इसका 60 है ना मीडियन, तो 60 का मतलब क्या है कि 60 सेंटर पॉइंट में है। 60 से नीचे मान लो 5 हैं तो 60 के ऊपर भी 5 बच्चे हैं। समझ रहे हो ना? 60 मार्क्स से ऊपर 5 बच्चों के आए हैं और 60 से नीचे 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो मीडियन ये दिखाता है कि इस, आप किसी का ना माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो जो मीडियन है वो ये बताता है कि इस, ये जो मार्क्स हैं, इससे ऊपर कितने बच्चों के हैं और इससे नीचे कितने बच्चों के हैं। एवरेज से ये पता नहीं चलता कि कितने बच्चों के 60 से ऊपर हैं और कितने बच्चों के 60 से नीचे हैं, लेकिन मीडियन से पता चल जाता है कि 60 से ऊपर हमारे 5 बच्चे हैं और 60 से नीचे 5 हैं, क्योंकि टोटल 11 हैं। जैसे रेंज है, रेंज ये दिखाता है कि सबसे कम किसके हैं और सबसे ज्यादा किसके हैं, कितने मार्क्स हैं। सबसे कम मार्क्स हैं 47 और सबसे ज्यादा है 85। तो 100 में से 85 एक बच्चे के हैं और मैक्सिमम, और जो दूसरा बच्चा जिसके सबसे कम है उसके 47। तो अभी आपको एवरेज, मीडियन और रेंज का पता चल गया या अभी किसी को यस डाउट है? अगर कोई आपसे सर आपसे कोई पूछेगा कि एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो आप बता पाओगे ना? यस सर। क्योंकि यस अब सर। हमारे ना हर टेस्ट में, गूगल फॉर्म से जो भी हम टेस्ट लेते हैं सब में ये एवरेज, मीडियन और रेंज होता है। तो जब भी हम कोई भी टेस्ट डिस्कस करेंगे या आप टेस्ट करोगे ना, तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा, हाँ एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है। अब मैं आपके स्कोर्स बता देता हूँ। पूरन चंद कौन है? पूरन चंद 7686 किसकी ईमेल आईडी है? प्रणव शर्मा कौन है? प्रणव शर्मा, प्रणव शर्मा। सती कुमार, पूरन चंद तनिष्का सर। है। सर सत्य कुमार की आईडी सर तनिष्का। अच्छा तनिष्का, ठीक है। और पूरन चंद, आपको मार्क्स दिख रहे हैं ना अपने अपने ईमेल आईडी के सामने? यस अब सभी को पता सर चल ये गया? आप सभी को पता चल गया अपना अपना स्कोर? तो हाईएस्ट कौन से हैं? हाईएस्ट कौन से हैं? हाईएस्ट इसके आए हैं परवीन सुरेंद्र के। यस सर, वो मेरी आईडी है। क्या नाम है आपका? सर मनीष। मनीष। तो चलो आपसे ना अब हम पूछेंगे, मतलब कि अब ये जो टेस्ट है इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टेस्ट एक बार डिस्कस कर लिया ना तो आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज वाला वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें से बहुत हमें भी सारे। दोगे आप? हैं? क्या बोल रहे हो? सर आप हमें भी दोगे टेस्ट? हाँ, आपको मैं रिलीज कर दूंगा स्कोर थोड़ी देर में, इस क्लास के बाद स्कोर रिलीज कर दूंगा तो सबको स्कोर मिल जाएगा। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मनीष आप बताओगे कि जैसे व्हाट इज रिसोर्स, तो इसका जो पहला आंसर है, हाँ बताओ व्हाट इज रिसोर्स। एनीथिंग यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज हमारे आसपास, हमारे घर में और इस पृथ्वी पर जो किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिसोर्स, तो आप बता पाओगे ना, एनीथिंग यूज टू सेटिस्फाई नीड।
कोई भी चीज, कुछ। किसी को डाउट है? बता पाओगे ना कि व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग यूज टू सेटिस्फाई नीड इज रिसोर्स। 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया था, उन्होंने एनीथिंग यूज टू डिससेटिस्फाई नीड और एनीथिंग यूज टू सेटिस्फाई नीड दोनों को चूज करके तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। तो अब उन 3 बच्चों को भी क्लियर हो गया कि रिसोर्स क्या है। आप सभी को क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? रिशान, रिशान। यस सर। हाँ, रिसोर्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बता दोगे ना कि रिसोर्स क्या होता है? यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, रोड्स एक्सेट्रा आर। तो मैंने ये सारे नेम्स दिए थे और मैंने पूछा था कि ये क्या हैं। उसके ऑप्शंस थे यूजफुल, यूजलेस थिंग्स हैं, मॉन्यूमेंटल थिंग्स हैं। दोनों फर्स्ट टू में से फर्स्ट टू को मैंने एक ऑप्शन दिया था, देन रिसोर्सेज। तो 11 में से 11 बच्चों ने रिसोर्सेज बोला है, तो ये आपको सभी को क्लियर है ना कि ये रिसोर्सेज हैं? यस सर। ठीक है। अब व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्स? किसी ऑब्जेक्ट को क्या चीज मतलब कि रिसोर्स बनाती है? तो इसका यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, वो यस सर, दोनों दोनों होना चाहिए, ठीक है ना? तो व्हाट इज द यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी? क्या होते हैं ये यूटिलिटी और यूजेबिलिटी? जैसे मान लो बल्ब है, उसकी एक यूटिलिटी भी है कि वो जलाने के काम आता है, प्रकाश करने के काम आता है। और यूजफुल भी है क्योंकि हमें घर में रात को अंधेरा है तो हम उसको बल्ब को यूज करके कहीं इधर उधर घर में मूव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो अब मिनरल्स आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर गलत है। क्योंकि पता है क्यों? मैंने यूटिलिटी और यूजेबिलिटी दोनों दे रखा था, ठीक है? तो जिस बच्चे ने यूटिलिटी सेलेक्ट कर लिया उसका भी, उसको भी आंसर मतलब कि उसका भी आंसर करेक्ट हो गया। जिसने यूजेबिलिटी सेलेक्ट कर लिया उसका भी आंसर सही हो गया। जबकि सेलेक्ट दोनों को करना था। ये एक्चुअली गूगल फॉर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसमें 2 ऑप्शंस हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही यस सर। ऑप्शन। हाँ, एक ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। और ये बताइए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स, तो ये सही है या गलत है? दो यस। बच दो बच्चों ने सही है इसको सर। दो बच्चों ने इसको गलत लिखा है आंसर, तो उनको क्या कंफ्यूजन थी इसमें? सर इसमें सर इकोनॉमिकल का सर मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर तनिष्का। तनिष्का, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, जो मैंने बताया ना कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो किसी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। लेकिन रिसोर्सेज भी 2 तरह के होते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल और इकोनॉमिकली नॉन वैल्यूएबल। तो जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल से क्या होता है ना, मेटल्स बनती हैं। जैसे आपका लोहा बनेगा, आयरन बनेगा, कॉपर बनेगा, ठीक है, एल्युमिनियम बनेगा। ये जो भी मेटल्स हैं, ये सारी की सारी, सॉरी, जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्या होते हैं कि हमारे जैसे बॉडी के लिए बहुत सारे मिनरल्स की जो जरूरत होती है वो मिनरल्स होते हैं। मैं जो बोल रहा था वो ओर के बारे में बोल रहा था। तो जो मिनरल्स हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं क्योंकि मिनरल्स को सेल किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस इन्वॉल्व रहता है। तो जिन चीजों के साथ, जिन रिसोर्सेज के साथ फाइनेंस इन्वॉल्व रहता है
और वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उनको हम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी डाउट है किसी को या फिर से मैं बताऊं? सर एक बार वैल्यूएबल का मतलब बता दो। किसका बेटा? सर वैल्यूएबल का। वैल्यूएबल होता बेटा कीमती। जैसे कि सोना है, कीमती है। ठीक है, खाना है, कीमती है। कपड़े हैं, कीमती है। तो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मैंने पूछा था, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जैसे हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है हमारे कंट्री की। तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी किससे डिसाइड होती है कि हम कितना खर्च करते हैं, कितना हम इनकम जनरेट करते हैं, कितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो जिस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो इकोनॉमी में तो कोई कंट्रीब्यूशन करेगी नहीं। जैसे मान लो कि आप कहीं घूमने गए और किसी पहाड़ी से आप देखोगे तो बहुत बड़े ना लैंडस्केप है, जंगल हैं, लैंडस्केप्स हैं। उन लैंडस्केप्स पे कोई पेड़ नहीं है, कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, बस हरी हरी घास है। तो वो जो लैंडस्केप्स है ना, उनका देखो ना तो वहां पे कोई लकड़ी पैदा होती है, ना वहां पे कोई फल पैदा होता है, ना वहां पे कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, ना कोई घर है। तो वो जो लैंडस्केप्स हैं उनका कोई भी इनकम वहां से जनरेट नहीं होती है। इनकम जनरेट नहीं होगी तो इकोनॉमी में उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल? तो इसमें 7 बच्चों ने तो नो। नो लिखा है, 4 बच्चों ने यस लिखा है। आर ऑल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल? तो जिन 4 बच्चों को इसमें डाउट है तो उनको क्या डाउट है, एक बार मुझे बताओगे तो फिर मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। तनिष्का, आपको भी इसमें डाउट है? नो सर। ठीक है, देखो जो रिसोर्सेज है ना, मैंने अभी बताया आपको कि लैंडस्केप है, लैंडस्केप का ग्रीन लैंडस्केप है, तो उसका कोई इकोनॉमी में कोई लेना देना नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल उसका वैल्यू नहीं होता है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल और इकोनॉमिकली नॉन वैल्यूएबल। तो सभी रिसोर्सेज को हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे के सारे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली नॉन वैल्यूएबल हैं, जैसे लैंडस्केप हुए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, लैंडस्केप्स आर इकोनॉमिकली यूजलेस रिसोर्स, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स और नन ऑफ द अबव। तो इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन है कि सभी ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। तो वो किस बच्चे ने सही आंसर दिया है? मनीष, आपका है क्या ये सही आंसर, इकोनॉमिकली तो यूजलेस सर रिसोर्स? मैंने इसमें इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कर दिया है। अच्छा, आपने इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कर दिया है। तो देखो मैंने अभी बताया ना कि लैंडस्केप हैं, हरी घास के पैचेस हैं, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है हमारी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिकली यूजलेस रिसोर्स हैं, बट वो रिसोर्स हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडस्केप्स आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल और इकोनॉमिकली यूजलेस, तो आप क्लियरली बता पाओगे? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब मैंने पूछा था व्हाट इज पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है, आपकी बुक में ही है सारे ना, मैंने आपके चैप्टर से ही ये क्वेश्चन सेट किए हैं। तो इसमें 7 बच्चों ने तो सही दिया, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ऑन एन आइडिया एंड एन इन्वेंशन, बोथ ऑफ द अबव, पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर भी मतलब कि बच्चों ने उसको ऐड किया है। ठीक है, कई बार देखो पीस ऑफ पेपर पुराने टाइम की अगर बात करें तो कुछ हद तक जिन बच्चों ने दिमाग लगाया सही लगाया है, क्योंकि पहले जो पेटेंट मिलता था वो उसका सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर्म में मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी डिजिटल भी मिलता है। तो पीस ऑफ पेपर का तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो रिलेवेंस नहीं है, वो आंसर सही नहीं है। ठीक है, आंसर इसका सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है। एक बच्चे ने नन ऑफ दी अबव भी लिखा है। तो नन ऑफ दी अबव किसने लिखा है, अगर कोई बताएगा तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। किस बच्चे को कंफ्यूजन थी, नन ऑफ दी अबव लिखा है उन्होंने? कोई है आप में से? चलो ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है कि हमारा कोई आइडिया है,
मान लो किसी बच्चे के माइंड में कोई आइडिया आया कि मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता हूँ या कोई ऐसा कंप्यूटर बना देता हूँ, लैपटॉप बना देता हूँ, ठीक है, तो उस आइडिया को हम थोड़ा सा एग्जीक्यूटेबल करके उसको पेटेंट करा सकते हैं। या किसी बच्चे ने कोई नया कोई प्रोसेस बना दिया, कोई नया आइटम बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको हम एक्सक्लूसिव राइट लेने के लिए कि भाई उस चीज को कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री उसको हमारी परमिशन के बिना, हमसे लाइसेंस लिए बिना उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती, परचेज नहीं कर सकती। तो हमारा एक्सक्लूसिव राइट रहेगा उस चीज पे। और ये जैसे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से रिलेटेड ही है पेटेंट, क्योंकि पेटेंट भी एक ना रिसोर्स है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स है कि आपने कोई आइडिया जनरेट किया, आपने कोई इन्वेंशन जनरेट की, तो आपने क्या किया कि उसको पेटेंट करा लिया। उस वो पेटेंट आज की डेट में ऐसा है जैसे आपका घर है, जैसे आपकी गाड़ी है, जैसे आपके पास ज्वेलरी है, जैसे आपके पास LIC की पॉलिसी है, या जैसे आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, FD है, ऐसी पेटेंट्स भी होते हैं। पेटेंट्स की भी बहुत वैल्यू होती है। इन पेटेंट्स पे आजकल बैंक लोन भी देते हैं, कई सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लोन देते हैं। तो पेटेंट्स का काफी इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर टू important factors that change substances into resources। तो मैंने पूछा था कि कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, तो बच्चों ने सिर्फ ना टेक्नोलॉजी पे ही क्लिक किया है। एक बच्चे ने नन ऑफ दी टाइम अब, एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइम और टेक्नोलॉजी। देखो कोई चीजें है ना, व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की, टेक्नोलॉजी तो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, लेकिन टाइम के साथ भी चीजों की जो वैल्यू है वो बढ़ती है और वो रिसोर्स बनते हैं। जैसे कुछ समय पहले जंगलों में कुछ सब्जियां होती थी, कुछ हर्ब्स होती थी, ठीक है। आज उन हब्स को हम लोग, पहले उनको कोई मार्केट में सब्जियां या फलों के रूप में उनको या हब्स के रूप में यूज नहीं करते थे, उनका कोई वो नहीं होता था, यूसेज नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो ह्यूमन ने उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में स्टडी की, तो उन चीजों को अब हमने हर्ब्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। तो वो सारी की सारी वो चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, एक सब्सटेंस बन के पड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो एक रिसोर्स बन गई। ऐसे ही पहले हजारों साल पहले जैसे कोयला था, ठीक है, कोल माइंस थी, वो थी, बट हम तो यूज नहीं करते थे। हम तो बस जंगल से लकड़ी लाके जला के अपना खाना पका लेते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हमने उन कोल माइंस को कोल निकालने के लिए यूज करना शुरू किया, फिर वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। तो ऐसे टाइम के साथ भी जो सब्सटेंसेज हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं, और टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली कन्वर्ट करती ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया या अभी किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को डाउट है इसमें या क्लियर हो गया सभी को? सर क्लियर है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो ये तो सभी ने सही आंसर दिया, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सबको पता है। फिर मैंने पूछा था टेक्नोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, चाइनीज वर्ड, जर्मन वर्ड, तमिल वर्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। याद रहेगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। हाँ सर बेटा। जो आपने सर इससे पहले पहले वाला क्वेश्चन किया था सर, वो दोबारा करना सर। सर मैं क्लास कट गई थी सर बीच में। अच्छा, मैंने बेटा ये बताया था कि व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। तो इसमें टाइम और टेक्नोलॉजी है। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी वाला मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि सभी ने सही आंसर दिया है। फिर मैं टेक्नोलॉजी वाले के बारे में पूछा था, टेक्नोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, चाइनीज वर्ड, जर्मन वर्ड, तो टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को? यस सर। ठीक है। सर टेक्नोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड है ना?
हाँ बेटा। अब यस सर, ओके ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था ऑल ऑफ यू आर ए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, नन ऑफ द अबव। तो 6 बच्चों ने लिखा ऑल ऑफ यू आर ह्यूमन, आप ह्यूमन भी हो, सही लिखा है उन्होंने। और रिसोर्स पे भी एक बच्चे ने क्लिक किया है, बट जो एग्जैक्ट है कि हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग तो ह्यूमन रिसोर्स है ना, क्योंकि हम जब रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो सर देखो हाँ हाँ बेटा। सर इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों आया है, ह्यूमन क्यों नहीं आया? क्या? सर इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों आया, ह्यूमन आंसर क्यों नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ कि मैंने ना बहुत क्लोज जो आंसर्स हैं उनमें क्लोजनेस इसलिए रखी थी ताकि आप बिल्कुल सही आंसर सेलेक्ट कर पाओ। तो देखो ऑल ऑफ यू आर रिसोर्स भी हैं, ऑल ऑफ यू आर ह्यूमन भी हैं, और ऑल ऑफ यू आर ह्यूमन रिसोर्स भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इस तरह के बहुत क्लोजनेस के साथ आपको मिलेंगे। बट आपको जैसे ह्यूमन रिसोर्स की इसका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तीनों में तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। बट ह्यूमन भी ऐसे लगता है कि क्योंकि हम सब तो ह्यूमन हैं और हम सब रिसोर्स भी हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए ना इस तरह के बिल्कुल देखो जैसे ह्यूमन रिसोर्स को स्प्लिट करके मैंने 2 जगह डाल दिया, तो आपको लगा कि रिसोर्स भी हैं, हम ह्यूमन भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हैं। अगर मान लो नीचे ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता ना, तब ऊपर वाले दोनों में से आप कोई एक चूज कर लेते तो वो सही होता। लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स हमने दिया है ऑप्शन, तो हमको ना ह्यूमन रिसोर्स ही सेलेक्ट करना चाहिए, और हम रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? सर ग्रीक का क्या मतलब है? ग्रीक बेटा लैंग्वेज है, तो ज्यादातर जो वर्ड्स है ना इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, कोई जैसे टेक्नोलॉजी है, कल हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो इनको जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे ड्राइव किया गया है, उसके वर्ड से लिया गया है इनको। ओके सर। जैसे आपका जो नेम है ना, आपका नेम आपके पेरेंट्स ने दिया ना, तो आप बोलेंगे कि मान लो जैसे तरणवीर है, तरणवीर इज ड्राइव फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स ने तरणवीर का नाम दिया है। लेकिन अगर तरणवीर वर्ड की बात करें कि भाई तरणवीर का मतलब क्या है, तो फिर हम उसकी एटमोलॉजी पे जाएंगे। अदरवाइज तो तरणवीर सिंह को नाम तरणवीर के पेरेंट्स ने दिया है। ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रीक से आई हुई मतलब कि ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ एक वर्ड है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है चूज 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 तरह के रिसोर्सेज आपको चूज करने थे, तो आप में से 7 बच्चों ने ही सिर्फ सही आंसर दिया है। इसमें क्या कंफ्यूजन थी आपको? मैंने बोला था कि 3 तरह के रिसोर्सेज चूज करने थे, तो नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। तो 1 और 2 नेचुरल और ह्यूमन मेड, बट ह्यूमन भी एक रिसोर्स है ना, तो आपको पता है कि रिसोर्सेज 3 तरह के हैं। एक तो नेचुरल हो गए, एक इंसान ने जो बनाए हैं, और एक इंसान खुद। तो तीनों ये फर्स्ट 3 हैं जो 1 2 3, वो 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको? देखो सिंपल है कि भगवान ने जो चीज बनाई एक वो हो गई, एक जो इंसान ने बनाई वो चीज हो गई, और एक इंसान खुद हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स मैंने बोला था चूज करने के लिए इसमें से कि जैसे रॉक है, कार है, रोड है, और वाटर है। ठीक है, तो बच्चों ने वाटर को चूज कर लिया। वाटर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रॉक भी है, तो इसका 1 और 4, तो पहला और चौथा इसका सही आंसर है। जो चट्टाने होती हैं रॉक्स, वो भी तो बेटा मतलब कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, उनको इंसान नहीं बनाता। कार और रोड को तो इंसान बनाता है। क्लियर हो गया ये आपको सभी को? यस सर। चलो ठीक है, अब मैंने बोला था चूज 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैंने 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की थी। तो नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो एक बच्चे ने इसमें से पहले वाले पे टिक कर दिया,
और एक बच्चे ने 1 एंड 2 पे टिक कर दिया, जबकि इसका जो सही आंसर है वो 1 एंड 3 है, क्योंकि 2 टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है, जैसे सोलर लाइट है, सोलर सेल्स होती हैं, वो रिन्यूएबल है, ठीक है, वाटर है। और जैसे नॉन रिन्यूएबल क्या है, जैसे कोल है या पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब फिर मैंने बोला था चूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो मैंने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात की थी कि जैसे वाटर है, एयर है, कोल है, तो इनमें से नॉन रिन्यूएबल क्या है, तो वाटर और एयर तो रिन्यूएबल है, एयर में भी कोई कमी नहीं होती और वाटर में भी कोई कमी नहीं होती, ठीक है। चूज द फैक्टर्स विच डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर मैंने पूछा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं, तो जैसे वाटर, एल्टीट्यूड, कोल, टेरेन, क्लाइमेट, नन ऑफ दी अबव। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, आप देखते होंगे कि जैसे गल्फ कंट्रीज में कोल है, नो सॉरी पेट्रोलियम है, झारखंड वगैरह में कोल है, ठीक है। रेगिस्तान में आपके जो ये होती हैं डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, वो भी एक तरह के हब्स हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो इनको क्या ऐसी चीजें हैं जो इनको ऐसे मतलब कि डिसाइड करती हैं कि भाई इस जगह ये होगा, उस जगह ये होगा। तो इसमें 2, 4 एंड 5 एल्टीट्यूड एक तो, टेरेन सर और क्लाइमेट। हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? कुछ क्वेश्चंस 5 के थे, कुछ 4 के थे, कुछ 3, 2 ऐसे थे, सभी क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स थे। तो आप सभी को ना ये याद रखना है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करने के 3 फैक्टर्स हैं, एल्टीट्यूड होता है, टेरेन होता है और क्लाइमेट होता है, ठीक है। डाउट है इसमें अभी भी किसी को या क्लियर हो गया? सर क्लियर है। ठीक है। व्हाट रोल एजुकेशन एंड हेल्थ प्ले इन रिसोर्सेज, तो एजुकेशन और हेल्थ का रिसोर्सेज में क्या रोल है? ट्रांसफॉर्म ह्यूमन इनटू वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स, मेक गुड एयर, हेल्प इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रांसफॉर्म ह्यूमन इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो एजुकेशन और हेल्थ अगर अच्छी रहेगी किसी सोसाइटी में, तो उसके जो ह्यूमन हैं वो अच्छे वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन पाएंगे, इंजीनियर्स बन पाएंगे, डॉक्टर्स बन पाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएंगे, एथलीट बन पाएंगे, अगर एजुकेशन और हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी, राइट। चलो अब मैंने नेक्स्ट पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, व्हाई? रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्यों है? क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स वेरी प्लेस टू प्लेस, फिजिकल फैक्टर्स आर सेम एवरीवेयर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो पहला वाला इसका सही था बेटा, कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, और आपका जो मैंने बताया था एल्टीट्यूड और टेरेन और क्लाइमेट्स। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। तो जब ये वेरी करते हैं तो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी वेरी करता है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन डाला था, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, चेंज, रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ द अबव। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ओरिजिनल फॉर्म है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, वो चेंज होती है या सेम रहती है या बदल जाती है? तो ओरिजिनल फॉर्म तो चेंज हो जाती है ह्यूमन मेड रिसोर्स की। जैसे मान लो कि आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग एक रिसोर्स है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो क्या था? सीमेंट था, आपका आयरन रॉड्स थे, फिर आपके ब्रिक्स थी। तो अब वो सारी की सारी उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो चेंज हो गई, बिल्डिंग का रूप ले लिया। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं उनमें इनिशियली जो वो सब उसके सबसेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब वो ह्यूमन एक रिसोर्स बना देता है तो उसमें उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाती है। ये याद रहेगा आपको। आपको क्लियर हो गया ये? आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। यस। तो यस आप सर। आपको ये क्लियर हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस के आंसर्स?
यस वो हम सर हमारे क्लियर है। यस सर। ठीक है, वेरी क्लियर गुड। हो गए। व्हाट इज और का भी आप सभी ने तकरीबन सही आंसर दिया, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सोर्स ऑफ मेटल्स और मैंने पहले भी बता भी दिया था। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एचआरडी। मैंने अब एचआरडी का पूछा था तो सही बच्चों ने बता दिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये आपको पता ही है। फिर व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, बताइए। अदिति आप बताइए, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। अदिति। Resource conservation means using the available resources carefully and giving them time to get renewed. हाँ, रिजुवनेट, ठीक है, और रिन्यूड, वेरी गुड, ठीक है। रिशान, आपके हिसाब से क्या है? रिशान, आपके हिसाब से क्या है ये रिसोर्स कंजर्वेशन? सर हाँ बेटा, तरणवीर कुछ सर बोलना चाह इसमें रहे हो? से सही आंसर कितने हैं? इसमें से सही आंसर कितने हैं? देखो, ये वाटर वाला जो आंसर है ये तो सही नहीं है। मैंने पूछा व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, तो वाटर वाला तो ठीक नहीं है। ये वाला सेकंड, इट मींस दैट वी कैन यूज रिसोर्स इन ए लिमिट एंड सेव देम फॉर फ्यूचर, ये भी ठीक आंसर है। Resource conservation is the process of using resources very carefully and giving them protection and also giving them time to get renewed, ये भी सही आंसर है। Conservation of resources is the ethical use of valuable resources, ये भी ठीक आंसर है। नेचर मेंटेनेंस ये सही नहीं है। Resource conservation means using valuable resources carefully and giving them time to get renewed, ठीक है। Management of the use of natural resources to provide the maximum benefit to current generation while maintaining capacity to meet the needs of future generation, ये भी सही आंसर है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी डिफरेंट है बट आपके आंसर्स काफी होंगे सही हैं इसमें। रिसोर्सेज आर कंजर्व बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स लाइक चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, ये तो ठीक नहीं लग रहा। नेचर कंजर्वेशन इज द मॉरल फिलॉसफी एंड कंजर्वेशन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज फ्रॉम extinction, maintaining, restoring, enhancing coastal, ठीक है। Resource conservation is the process of using resources very carefully and giving them protection, ये भी ठीक है। तो आपके काफी हद तक क्वेश्चंस सही हैं, बस यही है कि किसी का कोई सा क्वेश्चन गलत है, किसी का कोई सा, क्योंकि आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 हैं। सर हाँ बेटा। सर वही आंसर एक बार फिर से निकालना। कौन सा? सर जो अभी आपने बताया था। हाँ, सर ये वाले? वाला। सर इसमें जो जो सातवां आंसर है उसका क्या मतलब है? एक्सटेंशन, मेंटेनिंग, रिस्टोरिंग। इसमें बेटा क्या, नेचर कंजर्वेशन इज द, इसमें एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था रिसोर्स कंजर्वेशन इज द मॉरल फिलॉसफी और कंजर्वेशन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो हमारी स्पीसीज हैं उनको मतलब कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए, और जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना चाहिए, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। सर अपना जो हमारे जो आंसर है उसको रिलीज कर दो, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो फिर हम इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं और मैं आप सभी के स्कोर को रिलीज कर देता हूं। अगर आपकी ईमेल आईडी सही होंगी ना तो आपको तुरंत आपका स्कोर मिल जाएगा। देखो मैंने अभी आपका रिलीज कर दिया है, ये सभी की ईमेल आईडीज हैं। चलो ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत। सर जय हिंद, जय भारत।